हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, दिस इज योर एल्डर ब्रदर और आपका बड़ा भैया अमित गुप्ता क्लास 10th जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र चारों वीडियो को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत कम समय में, बहुत ही ज़्यादा कम समय में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो का मेरा ये एक ही टारगेट है। वैसे तो आप सब देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो भी ये फेल ना हो, और फेल तो हो ही नहीं। ध्यान से पूरा देख लीजिएगा ताकि आप अपने शब्दों में भी लिख सकें और कुछ भी हो लेकिन फेल बिल्कुल ना हो। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में पिछले सालों के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको अच्छे से उन्हें भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ताकि आप कल का सोशल साइंस का एग्ज़ाम और बेहतर दे सकें। चलिए अब बिना समय बर्बाद किए सीधे सारे अध्यायों को आसान से आसान और बहुत ही कम समय में समझना शुरू करते हैं। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्लास 10 हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आज जो यूरोप हमें देश देश दिखता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, हर जगह अलग अलग राजा, अलग अलग कानून, अलग अलग टैक्स। आम आदमी बहुत परेशान था। फिर 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। लोगों ने साफ कहा अब राजा नहीं चलेगा। लोगों ने कहा हम सब बराबर हैं और देश जनता का है। यहीं से एक नई सोच पैदा हुई। इसी सोच को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब है हम सब एक हैं, हमारा देश एक है। इसके बाद नेपोलियन आया, उसने कानून एक जैसा किया, व्यवस्था सुधारी। इससे लोगों को लगा हाँ हम एक देश के हैं। धीरे धीरे जर्मनी, इटली जैसे देश बने। निष्कर्ष क्या हुआ, जब लोगों में हम की भावना आई तब राष्ट्र बना। याद रखने की लाइन, फ्रांस की क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद आया। चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। भारत में राष्ट्रवाद खुशी से नहीं आया, दर्द से आया। अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स बहुत बढ़ा दिया, किसान गरीब हो गए, देसी कारखाने बंद हो गए। लोगों को लगा ये शासन गलत है। 1885 में कांग्रेस बनी, लेकिन जनता तब जुड़ी जब गांधी जी आए। गांधी जी ने कहा लड़ाई बिना हिंसा, सब मिलकर फिर आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांव शहर, गरीब अमीर सब एक साथ आए। निष्कर्ष, अंग्रेजों के शोषण ने भारतीयों को एक किया। याद रखने की लाइन, अंग्रेजी शोषण से भारतीय राष्ट्रवाद बढ़ा। चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एक वैश्विक दुनिया का निर्माण। पहले दुनिया एक दूसरे से जुड़ी नहीं थी। धीरे धीरे व्यापार शुरू हुआ, जहाज चले, रास्ते बने, यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका पहुँचे। उन्होंने कई देशों को अपना गुलाम बना लिया। भारत से कच्चा माल गया, बाहर का माल आया, फिर विश्व युद्ध हुए। इससे व्यापार बदला, अर्थव्यवस्था बदली। निष्कर्ष क्या हुआ कि व्यापार और युद्ध ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, पूरी दुनिया को जोड़ के रख दिया। याद रखने की लाइन, व्यापार से वैश्विक दुनिया बनी। चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, मुद्रित संस्कृति और आधुनिक दुनिया। पहले किताबें हाथ से नहीं लिखी जाती थी। पहले किताबें हाथी से लिखी जाती थी, इसका मतलब किताबें बहुत महंगी थी। बहुत कम लोगों तक आम आदमी नहीं पढ़ पाते थे। और फिर गुटनबर्ग ने छापा खाना बनाया। अब क्या हुआ, किताबें ज़्यादा छपने लगीं, सस्ती हो गई, लोग पढ़ने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लगे। पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ, लोग समझदार बने, गलत बात पर सवाल उठने लगा, नई सोच आई। भारत में अखबारों ने अंग्रेजों की सच्चाई बताई। निष्कर्ष क्या हुआ, छपाई ने लोगों की सोच बदली। मतलब किताब ये सब छपने लगे तो लोगों का सोचने का नज़रिया बदल गया। छपाई से जागरूकता बढ़ी।
फाइनल मिनट रिवीजन बहुत काम का है ये। यूरोप में लोगों ने खुद को एक माना, भारत में लोगों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, व्यापार से दुनिया जुड़ी, छपाई से लोग जागे। एग्ज़ाम में आंसर लिखने का मास्टर ट्रिक यह है कि जो भी आंसर लिख रहे हो उनको उन हर उत्तर में अंत में लिखो। इससे स्पष्ट होता है कि बस यही लाइन नंबर बढ़ाती है और उत्तर पूरा बनाती है। ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट संसाधन और विकास। सबसे पहले समझो संसाधन क्या होता है। जो चीज़ हमारी ज़रूरत पूरी करे और जिसका उपयोग हो सके वही संसाधन है। जैसे पानी, जमीन, जंगल, खनिज। संसाधन 3 तरह के होते हैं, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। लेकिन ध्यान रखो संसाधन सीमित हैं। अगर हम इन्हें बिना सोचे समझे खत्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा। इसलिए जरूरी है संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग। निष्कर्ष विकास वही सही है जो भविष्य को नुकसान न पहुंचाए। इम्पॉर्टेंट लाइन संसाधनों का समझदारी से उपयोग ही विकास है। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वन और वन्य जीव संसाधन। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते। जंगल मतलब जानवर, पक्षी, पूरा जीवन चक्र। पहले भारत में जंगल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्या हुआ, खेती बढ़ी, सड़कें बनी, कारखाने लगे और जंगल कटते चले गए। इससे जानवर खत्म होने लगे और पर्यावरण बिगड़ने लगा। इसलिए सरकार ने वन संरक्षण अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान बनाए। निष्कर्ष जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा। इम्पॉर्टेंट लाइन जरूरी लाइन क्या है, वन और वन्य जीवन संरक्षण बहुत जरूरी है। मतलब वन और वन्य जीवन को बचावट बहुत जरूरी है। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन। पानी जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है और है ही। भारत में नदियाँ बहुत हैं, लेकिन पानी की समस्या भी है। कारण क्या है, जनसंख्या बढ़ी, पानी की बर्बादी, बारिश का गलत उपयोग। पहले लोग तालाब कुएं बनाते थे, अब बड़े बड़े बांध बने, बांध से बिजली बनी, सिंचाई हुई, लेकिन कुछ नुकसान भी हुए। इसका निष्कर्ष क्या है, पानी बचाना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए और पानी बचाने से हमारी हर एक जो ज़रूरत है वो पूरा होता है। इम्पॉर्टेंट लाइन जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब भारत में बहुत खेती होती है। बहुत से लोग खेती पर निर्भर हैं, खेती से उनका रहन सहन चलता है, सब चलता है। भारत में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, जैसे पहला रबी, दूसरा खरीफ और जायद। 3 तरह के फसलें उगाई जाती हैं, जैसे धान, गेहूँ, कपास, गन्ना। पहले खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर थी, अब सिंचाई, खाद, मशीन सब होने लगे। लेकिन ज़्यादा रासायनिक खाद मिट्टी को खराब कर रही है। निष्कर्ष क्या है, खेती को टिकाऊ बनाना बहुत जरूरी है। इम्पॉर्टेंट लाइन कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बहुत जरूरी है वो। कृषि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज जमीन के नीचे मिलते हैं, जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोलियम। ये संसाधन सीमित हैं, ये आदमी या हम जैसे आदमी नहीं बना सकता। ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, परंपरागत कोयला, पेट्रोल, अपारंपरिक सौर पवन। ये सब प्रदूषण बढ़ाती है, इसलिए अब नई ऊर्जा पर जोर है। निष्कर्ष भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा बहुत जरूरी है। इम्पॉर्टेंट लाइन ऊर्जा विकास के लिए जरूरी है, ऊर्जा विकास बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विनिर्माण उद्योग। जब कच्चे माल से तैयार माल बनता है उसे कहते हैं विनिर्माण उद्योग। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी उद्योग, ये सब उद्योग से रोजगार मिलता है, देश का विकास होता है। लेकिन उद्योग से प्रदूषण भी बढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए साफ और सुरक्षित उद्योग बहुत जरूरी है। इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष यह है उद्योग विकास के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है। इम्पॉर्टेंट लाइन उद्योग देश की प्रगति में मदद करता है,
ठीक है। चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बिना रास्ते के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। सड़क, रेल, बंदरगाह देश की जीवन रेखा है। इससे व्यापार बढ़ता है, लोग जुड़ते हैं और विकास होता है। आज संचार भी बहुत जरूरी है, जैसे मोबाइल का होना, इंटरनेट का होना, कंप्यूटर, ये सब का होना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष, परिवहन और संचार देश को जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, परिवहन और संचार देश की जीवन रेखा है। फाइनल क्विक रिवीजन जो सारे चैप्टर से है। संसाधन सही उपयोग में हो, जंगल और पानी बचें, खेती और उद्योग संतुलित हो, ऊर्जा साफ हो, रास्ते और संचार मजबूत हों। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, शक्ति साझाकरण। शक्ति साझाकरण का मतलब क्या है? सत्ता को एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में न देना। अगर सारी शक्ति एक ही जगह चली जाए तो तानाशाही आ जाती है। इसलिए लोकतंत्र में शक्ति बांटी जाती है। शक्ति बांटने के मुख्य तरीके हैं। सरकार के 3 अंगों में, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। केंद्र और राज्य सरकार के बीच अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच इससे क्या फ़ायदा होता है? सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं होता, सभी को हिस्सा मिलता है, देश के स्थिर पर रहता है। निष्कर्ष, शक्ति साझाकरण लोकतंत्र की बुनियाद है। इंपॉर्टेंट लाइन, शक्ति बांटने से लोकतंत्र मजबूत होता है। चैप्टर 2 फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद का मतलब है देश में दो या उससे ज़्यादा स्तर की सरकार, वो होती है फेडरलिज्म। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। केंद्र सरकार पूरे देश से जुड़े काम को देखती है, राज्य सरकार अपने राज्य से जुड़े काम को देखती है। भारत में संविधान ने साफ साफ बताया है कि कौन सा काम किसका है और भाषा, संस्कृति और स्थानीय जरूरतों को संघवाद सम्मान देता है। निष्कर्ष, संघवाद से देश एकजुट भी रहता है और विविधता भी बनी रहती है। इंपॉर्टेंट लाइन, संघवाद भारत की एकता को मजबूत करता है। चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, लिंग, धर्म और जाति। समाज में लिंग, धर्म और जाति हमारी पहचान का हिस्सा है, लेकिन समस्या तब होती है जब राजनीति में इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। लिंग के आधार पर महिलाओं को कम अवसर मिले, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया, जाति के आधार पर भेदभाव हुआ, और लोकतंत्र कहता है सभी बराबर हैं। लोकतंत्र क्या कहता है? सभी बराबर हैं, कोई किसी में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। सभी बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं। राजनीतिक का काम होता है सभी को समान अधिकार देना, न कि समाज को तोड़ना। निष्कर्ष, लोकतंत्र में समानता सबसे जरूरी है। इंपॉर्टेंट लाइन, लोकतंत्र समान अधिकार की बात करता है। चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीति दल। राजनीति दल वे समूह होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। ये क्या काम करते हैं? जनता की बात उठाते हैं, नीति बनाते हैं, सरकार और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन समस्याएं भी हैं। बहुत सी समस्याएं हैं। परिवारवाद, धन और बाहुबल, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, इसलिए सुधार जरूरी है। निष्कर्ष, राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन उन्हें सुधारना होगा। इंपॉर्टेंट लाइन, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव कराना नहीं है। लोकतंत्र से उम्मीद होती है जवाबदेह सरकार, समानता, स्वतंत्रता, सम्मान। लोकतंत्र में गलत फैसलों को सुधारने का मौका होता है। हालांकि लोकतंत्र में समय लगता है, लेकिन यह सबसे बेहतर व्यवस्था है। निष्कर्ष, लोकतंत्र धीरे चलता है। लोकतंत्र क्या होता है, कैसे चलता है? धीरे चलता है, लेकिन सही दिशा में चलता है, कोई खोट नहीं होती। इंपॉर्टेंट लाइन, लोकतंत्र लोगों की सरकार है। फाइनल क्विक रिवीजन, शक्ति बांटने से लोकतंत्र सुरक्षित रहता है, संघवाद से देश जुड़ता है, सम्मान लोकतंत्र की जान है, राजनीतिक दल लोकतंत्र चलाते हैं, लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है।
इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र चैप्टर 1 डेवलपमेंट विकास। विकास का मतलब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए ज़्यादा आमदनी विकास है तो किसी के लिए सम्मान और सुरक्षा। इसलिए केवल पैसा ही विकास का पैमाना नहीं है। सरकार देश के विकास को नापने के लिए आमदनी देखती है, लेकिन यह पूरा सच नहीं बताती। असली विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता बहुत जरूरी है, सब बहुत जरूरी है। निष्कर्ष, विकास वह है जो जीवन को बेहतर बनाए। इम्पोर्टेंट लाइन, विकास केवल आय नहीं है बल्कि जीवन की गुणवत्ता है। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देश के अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। प्राथमिक क्षेत्र खेती पशुपालन, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग कारखाने, तृतीयक क्षेत्र सेवाएं। जैसे जैसे देश विकसित होता है सेवा का क्षेत्र महत्व बढ़ते रहता है। सरकार तीनों क्षेत्र को संतुलित करने की कोशिश करती है। निष्कर्ष, तीनों क्षेत्र मिलकर देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते ही हैं। चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, पैसा और ऋण। पैसा लेन देन को आसान बनाता है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी जो बहुत कठिन थी। पैसे के आने से खरीद बिक्री सरल हो गई, लेकिन कई बार लोगों को कर्ज की जरूरत पड़ती है। बैंक कम ब्याज पर कर्ज देते हैं, साहूकार ज़्यादा ब्याज लेते हैं। देखते ही होंगे आप लोग, अगर लेते होंगे अपने आस पड़ोस से तो जिससे लोग फंस जाते हैं। निष्कर्ष, कर्ज का सही उपयोग विकास करता है। इंपॉर्टेंट लाइन, सही और सुरक्षित ऋण आर्थिक विकास में मदद करता है। सही और सुरक्षित ऋण आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है। चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण का मतलब है देशों का आपस में जुड़ना। आज एक देश में बना सामान दूसरे देश में बिकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में अपना काम करती है, इससे उपभोक्ता को विकल्प मिले। जैसे दाम कम हुए, लेकिन छोटे उद्योगों पर दबाव भी बढ़ रहा है और बढ़ता है। इसका निष्कर्ष क्या है? वैश्वीकरण के फायदे और नुकसान दोनों हैं। वैश्वीकरण के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, हर फील्ड में होते हैं ऐसा। इंपॉर्टेंट लाइन, वैश्वीकरण से देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता वह है जो सामान या सेवा खरीदता है। कई बार उपभोक्ताओं के साथ धोखा हो जाता है, इसलिए उपभोक्ता अधिकार बनाए गए। जानकारी का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और शिकायत का अधिकार। आप शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता अदालत उपभोक्ताओं की रक्षा करती है। निष्कर्ष, जागरूक उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन, उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता को शोषण से बचाते हैं। फाइनल एग्जाम रिवीजन, विकास जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है। तीनों क्षेत्र मिलकर अर्थव्यवस्था चलाते हैं। सही ऋण विकास करता है, वैश्वीकरण से दुनिया जुड़ी है और उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा देते हैं। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। बहुत ही कम समय में हमने चारों सब्जेक्ट का पूरा मतलब आसानी से समझने की कोशिश की है। मेरा आपसे बस इतना सा नम्र निवेदन है कि आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा और समझा होगा और समझने की पूरी कोशिश किए होंगे। इसको नहीं पर तो 2 बार देख लीजिए कम से कम। अगर आपको पहले से ही कुछ नहीं पता था तो अब आपको चीज़ें साफ समझ में आ रही होंगी और आप कल ज़रूर अच्छा करेंगे। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता हो या मेरा यह लास्ट मोमेंट सोशल साइंस स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और आपके लास्ट एग्ज़ाम तक CBSE प्लस जैकपॉट दोनों के लिए मेरा यह सेवा मिलती रहे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद और थैंक यू कहता हूँ। जय हिंद।